नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रॉ में किस तरीके से भर्ती होती है। आप में से बहुत लोग ये बात जानना भी चाहते हैं। निश्चित रूप से रॉ का अधिकारी बनने से पहले आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है। रॉ में कोई सीधे तरीके से एंट्री नहीं होती है और इस एंट्री को जानबूझकर अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रखा गया है। संसद के द्वारा रॉ पर कोई निगरानी नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री के नियंत्रण में आता है। अधिकांश रॉ के अधिकारी सिविल सेवा, आईपीएस, आईपीओएस, आईएएस और आईएफएस के कैडर्स होते हैं और वे डेपुटेशन का काम करते हैं और यदि वो उपयुक्त पाए जाते हैं तो स्थायी रूप से उन्हें रॉ में जोड़ दिया जाता है। सैन्यकर्मी भी रॉ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही इस संगठन में जुड़ते हैं। उनमें भी वो सैन्यकर्मी होते हैं जिन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिग्नल की नॉलेज होती है, उन्हें रॉ में शामिल किया जाता है। क्या पैरा एसएफ के भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? तो रॉ में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है तो उसमें वही पैरा कर्मचारी शामिल होते हैं जो कि सिग्नल में आते हैं और जिनके पास विज्ञान और इंजीनियरिंग की डिग्री है वे सिग्नल में आ सकते हैं। इसका एक उदाहरण है जनरल वीके सिंह, जिन्होंने रॉ में 4 साल तक काम किया था क्योंकि उन्हें इंटरसेप्शन का ज्ञान है और उन्होंने अपने करियर में इस ज्ञान को हासिल किया। साथ ही उन्होंने रॉ पर एक किताब भी लिखी थी जो कि विवादों में रही। अगर बात करते हैं फील्ड वर्क की, तो फील्ड वर्क करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो कि बहुमूल्य जानकारी निकालने और उसे भेजने में सक्षम है वो अपनी सेवाएं दे सकता है। एक रॉ अधिकारी का ये भी कर्तव्य है कि वो अपने एसेट्स को विकसित करे या फिर ऐसे व्यक्ति को तैयार करे जो कि फील्ड कार्य कर सके। जिस तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज है उनमें सेल का एक लक्ष्य रखा जाता है, ठीक इसी तरीके से रॉ में भी जो अधिकारी अपने एसेट्स को तैयार करता है उसका प्रमोशन भी होता है और ये बात उसकी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि वो कैसे इन एसेट्स को जमा करता है। इस बारे में पब्लिक डोमेन पर भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि भारत में इंटरसेप्शन में एक विशेषज्ञता का अच्छा स्तर है, यानी कि जिसे कि जासूसी दुनिया में पोस्ट कहा जाता है। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान की अन्य देशों को परमाणु रहस्य बेचने की गतिविधियां हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैच फिक्सिंग हैंसी क्रोनिया का स्कैंडल हो, और इन प्रमुख घटनाओं की खोज रॉ के द्वारा ही की गई थी। हालांकि भारत के पास इजराइल और रूस की तरह व्यक्तिगत लक्षित हत्याओं की क्षमता नहीं है, यानी कि पर्सनली ये लोग, जैसे कि इजराइल का आप उदाहरण ले सकते हैं कि उसने कई देशों में जाकर चुन चुनकर अपने दुश्मनों को मारा है, तो ऐसी क्षमताएं भी भारत के पास नहीं है। लेकिन अगर बात करें भारत की साइबर क्षमताओं की, तो इसके बारे में भी अभी कोई नॉलेज नहीं है। जिस तरीके से चाइना के पास गुप्त सूचनाओं को हैक करने की और चोरी करने की क्षमता है और वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी में विशेष प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के NSA में एक विशेष विभाग है जो कि हैकिंग और सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाने का काम करता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को बाधित करने के लिए एक कंप्यूटर वायरस स्टक्सनेट को विकसित किया था और इस प्रकरण के बाद साइबर युद्ध एक अगले स्तर पर पहुंच गया। इसमें संदेह है कि भारत के पास ऐसी क्षमताएं हो सकती हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक जो कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में वायरस को विकसित करते हैं, और एक मैच्योर वायरस को विकसित करना एक कला मानी जाती है जिसमें केवल कुछ ही लोग मास्टर होते हैं। हालांकि भारत ने क्रिप्टोग्राफी और कोड ब्रेकिंग की विशेषताएं हासिल की हैं जिनका इस्तेमाल साइबर युद्ध में किया जा सकता है। जनरल वीके सिंह ने रॉ पर एक किताब लिखी थी जिसके लिए सीबीआई ने उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया और उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया था। खासकर कि यूरोपीय कंपनी से एंटीना खरीदने पे कई अनियमितताएं पाई गई थी और जब ये प्रकरण चल रहा था उनके ऊपर, तब वे मेजर जनरल के पद पर थे और बाद में जनरल बन गए। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उनको सारी बातें मालूम थी, जिसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ भ्रष्टाचार तो था, नहीं तो सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को कौन प्रमोशन देगा। आपको बता दें कि रॉ में 2 मुख्य विभाग हैं, GD यानी कि ग्राउंड वर्क और टेली यानी कि टेक्निकल वर्क। GD में ज्यादातर गैर PCM ब्रांच के लोग शामिल होते हैं जो जमीन पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वे बुनियादी यात्रा करते हैं और सीमाओं के पास रहते हैं, साथ ही स्थानीय रूप से जानकारियां एकत्रित करते हैं। इन दिनों सेना में SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, BSF और कई ऐसे आर्म फोर्स हैं जो कुछ समय के लिए रॉ में डेप्यूटेटेड किए जाते हैं। टेली यानी कि टेक्निकल वर्क, इसमें इंजीनियरिंग या BSc या MSc स्तर की शिक्षा के साथ तकनीकी क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। ये लोग कॉल, ईमेल और संचार के कई अन्य तरीकों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में उन्नत स्तर के उपकरणों के साथ काम करते हैं और इन्हें खास तरीके के ऑपरेशन के तहत बॉर्डर एरिया में लगाया जाता है। हालांकि रॉ में आने के लिए किसी तरीके की कोई अखबार में भी औपचारिक घोषणा नहीं होती है। रॉ में एंट्री करने के 2 मुख्य तरीके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूपीएससी जो लोग परीक्षा में कम रैंक प्राप्त करते हैं और उन्हें इंटरव्यू के लिए विभाग के द्वारा बुलाया जाता है और यदि वे चुने जाते हैं तो वे सीधे सहायक आयुक्त या फिर उपायुक्त यानी कि उच्च रैंक से शुरू करते हैं। SSC लेवल की परीक्षा जो लोग CBI या फिर IB में शामिल होने के लिए परीक्षा देते हैं उन्हें विभाग के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और एक बार चयनित व्यक्ति AFO और DFO यानी कि असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर या डेप्टी फील्ड ऑफिसर के तौर से उसका करियर शुरू होगा। हालांकि इसकी चयन प्रक्रिया काफ़ी कठोर होती है और कई तरीके की जांच
व्यक्ति की जाती है जिसकी वो व्यक्ति कल्पना भी नहीं करता। उदाहरण के लिए पूरे नंगे शरीर की जांच की जाती है और शरीर के हर हिस्से को सूक्ष्मता से जांचा जाता है, यानी कि बारीकी से उसका अध्ययन किया जाता है। उम्मीदवारों की जांच करने की कई अन्य चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका ड्रग टेस्ट किया जाता है, साइकोलॉजिकल उसका टेस्ट किया जाता है। चयन प्रक्रिया का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि रॉ में आने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है और आपको इसके बारे में तभी सूचित किया जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रॉ सिर्फ एक काल्पनिक नाम है और इसे आधिकारिक तौर पर किसी और नाम से पुकारा जाता है, जिसे कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बताया जा सकता है। यदि आपके पास किसी विदेशी भाषा पर कमांड है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा धमाका होगा, लेकिन फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाओं का कोई काम नहीं है क्योंकि उनका इतना उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन पश्तो, मैंड्रिन और रशियन लैंग्वेज की सबसे अधिक आवश्यकता है। रॉ में भी कई विभाग होते हैं, जैसे कि विदेशी भाषा विभाग, जिसे कि फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी डिपार्टमेंट, साइबर डिपार्टमेंट, आर्म कॉम्बैट टीम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल अफेयर डिपार्टमेंट। यदि आप रॉ में जाना चाहते हैं तो आपको फिल्म मद्रास कैफे जरूर देखनी चाहिए, जिसमें पता चलेगा कि रॉ कैसे काम करता है। लेकिन अगर दोस्तों आप सलमान खान की तरह बनना चाहते हैं तो रॉ में ना आए। ये भी किसी अन्य सरकारी नौकरी की तरह है जो कि उबाऊ और नीरस है, जिसमें कोई उत्साह नहीं होता और बहुत धीमी इसमें प्रमोशन होती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को देशभक्त समझते हैं और अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं करते, तो आपको भी रॉ ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन जिस क्षण आप ऐसे संगठन के अंदर आएंगे तब आपको पता चलेगा इसके काले रहस्य, कामकाज, कर्मचारियों का ट्रीटमेंट और कड़ी मेहनत के लिए यहाँ पर कोई सम्मान नहीं है। उस समय आपकी देशभक्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब आपको एहसास होगा कि दुनिया में हर कोई अपना काम कराने के लिए यहाँ पर है। रॉ में शामिल होने पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सरकारी नौकरी सुरक्षित है, तो आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि रॉ में किस तरीके से भर्ती होती है, कौन कौन से इसके डिपार्टमेंट्स हैं और किस बैकग्राउंड के लोग इसमें शामिल होते हैं। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है या जवाब है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।